नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। और साथियों, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। बताएगा मृगावती, पदावली, पद्मावत अथवा मधुमालती। चार ग्रंथों में से किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर यदि मेरे साथियों हम आंसर की बात करेंगे तो अपना आंसर होगा पदावली। और ये पदावली किसके द्वारा लिखी गई है ये भी आपको पता होगा। ये लिखी से साथियों विद्यापति के द्वारा। और विद्यापति को कहाँ पढ़ते हैं हम? भक्ति काल में कृष्ण काव्यधारा में। देखिएगा, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। और पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ये पंक्ति कई बार आती है, नागिन की लहर किसने कहा? तो आपको ध्यान रखना है, निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। जबकि मधुमालती कुतुबन की है और पद्मावत मलिक मोहम्मद जासी की है और मधुमालती साथियों किसकी है? मंजन की है साथियों। देखिएगा, अब दूसरा प्रश्न अपना है, बिसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। बिसल देव रासो जो साथियों आदिकाल में अपन पढ़ते इसे रासो साहित्य में। कहाँ पढ़ते हैं? रासो साहित्य में। तो इसकी नायिका कौन सी है? पद्मावती है, राजमती है, इंद्राणी है अथवा कमला है। तो आपको पता होगा कि बिसल देव रासो की जो नायिका है साथियों वह राजमती है। कौन है? राजमती है साथियों। अब देखिए इसका हम देखते हैं। बिसल देव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल्य की रचना है। कौन? बिसल देव रासो किसके द्वारा लिखा गया? नरपति नाल्य द्वारा लिखा गया। और ये वीर गीत काव्य है, यानी इसे वीर गीत भी कहा जाता है। ये श्रृंगारिक काव्य है साथी। कौन सा है? इसमें वीर रस की प्रधानता नहीं होकर श्रृंगार रस की प्रधानता है। और इसमें एक दो मिलते हैं, एक तो वीर रस और एक श्रृंगार रस और वीर रस। इसे वीर काव्य भी कहा जाता है। यह कथा, इसकी कथा 4 खंडों में, ये आपको ध्यान रखना है। कितने खंडों में? 4 में। प्रथम खंड में राजमती एवं बिसलदेव का विवाह है। द्वितीय खंड में बिसलदेव रासो एंड बिसलदेव का राजमती से क्या रूट कर उड़ीसा प्रस्थान। कौन जाता है उड़ीसा को प्रस्थान? कौन चलता है? बिसलदेव, जो राजा बिसलदेव है, जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी अपन जानते हैं साथियों। यह राजमती से रूट कर कहाँ चला जाता है? ये उड़ीसा चला जाता है। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन है। एवं चतुर्थ खंड में बिसलदेव रासो राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। और पद्मावती मलिक मोहम्मद जासिकरत पद्मावती की स्त्री का पात्र है। पद्मावती की स्त्री पात्र है, यानी कि जो ये पद्मावती है साथियों, ये पद्मावती कौन है? यहाँ पद्मावती जो मलिक मोहम्मद जासी ने लिखा नहीं, उसकी पात्र है। और बिसलदेव रासो की पात्र कौन है? राजमती। ये जो प्रश्न है साथियों आरपीएससी के द्वारा भी कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। बिसलदेव रासो की जो नायिका है वो राजमती है। अब देखिए अगली रचना आती है, जे चंद्र प्रकाश के रचनाकार है। जगनिक, भट्ट केदार, श्रीधर अथवा नरपति नाल्य। जे चंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? यूपी जीडीसी 2021 में अभी प्रश्न आया, तो आपको ध्यान रखना है। जे चंद्र प्रकाश के जो रचनाकार है वो है साथियों भट्ट केदार। और एक रचना और मिलती है साथियों, जे मयंक जस चंद्रिका। 2 रचना मिलती है, एक तो है जय चंद्र प्रकाश है, एक जे मयंक जस चंद्रिका है साथियों। ये जो जे मयंक जस चंद्रिका है ये लिखी है साथियों मधुकर कवि के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। और जय चंद्र प्रकाश लिखी है भट्ट केदार द्वारा। और दोनों में किसका? कन्नौज नरेश जयचंद के सूर्य का वर्णन है। किसमें? जयचंद प्रकाश में और जय मयंक जस चंद्रिका में साथियों। देखिएगा, जयचंद्र प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार है। और निम्नलिखित रचनाकारों और उनका इस प्रकार है, जिसे जगनिक ने परमाल रासो लिखा, श्रीधर ने साथियों रणमल चंद लिखा और नरपति नाल्य ने साथियों बिसलदेव रासो लिखा। यानी परमाल रासो का रचयिता जगनिक है, रणमल चंद के रचयिता श्रीधर है और बिसलदेव रासो का रचयिता नरपति नाल्य है मेरे साथियों, आपको ध्यान रखना है। अगला है कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर अपना 4 है। सोमप्रभ सूर्य की, हेमचंद सूर्य की, शारंगधर की अथवा मरुतुंग की है।
कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है ये सोमप्रभ सूरी की रचना है। यूपीपीएससी जीडी किस में आया है? यूपीपीजीटी में आया है। यूजीसी नेट जून 2013 में आया है प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना है कुमारपाल प्रतिबोध रचना है ये सोमप्रभ सूरी की है। इसके पहले साथियों मैं आपसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि यदि मेरे चैनल पर पहली बार तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के क्वेश्चनों को मैं आपके लिए रोजाना लेकर उपस्थित होऊंगा। साथियों देखिए, कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, ये याद रखना। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु जिनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत माना जाता है। और रचना देखिए आप, हेमचंद सूरी कुमारपाल चरित लिखा है, शारंगधर ने हम्मीर रासो लिखा है और मरुतंग ने साथियों प्रबंध चिंतामणि लिखा है। यानी कुमारपाल चरित के रचयिता हेमचंद सूरी है, हम्मीर रासो का रचयिता शारंगधर है और प्रबंध चिंतामणि के रचयिता साथियों मेरु तुंग है साथियों, जिसे मेरु टुंड भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों। संदेश रासक के रचयिता आपको पता होगा संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के जो रचयिता अब्दुल रहमान है। बी अपना सही आंसर होगा। संदेश रासक जिसमें षड ऋतु वर्णन पद्धति का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वो संदेश रासक में ही मिलता है। ये आदिकाल का काव्य है साथियों, ध्यान रखना। और षड ऋतु वर्णन का जो सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वो संदेश रासक में ही मिलता है साथियों। आगे देखिए, ध्यान से देखिए साथियों, संदेश रासक लेखक अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास काव्य। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पहला धर्मेतर रास काव्य कौन है? तो संदेश रासक ही है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के वीर्य की कथा वर्णित है। पहला बात कैसा ये खंड काव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रबंध काव्य नहीं है। नरपति नाले ने बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना लिखी। चंद्रवरदाय ने प्रतिराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। और परमाल रासो जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है साथियों, ये जगनिक की रचना है। तो आपको याद रखना है संदेश रासो किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने लिखा। पहला धर्मेतर रासो है, देसी भाषा में लिखा गया, पहले मुसलमान कवि जिन्होंने देसी भाषा में लिखा गया, और ये क्या है? खंड काव्य है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। छठा प्रश्न आता है, विद्यापति की पदावली हिंदी मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में किसका प्रभाव किससे प्रभावित है? यानी कि आपको यूँ ध्यान रखना है कि जो विद्यापति ने जो पदावली की रचना की है ये मैथिली भाषा में की है। किस में की है? इसकी मुख्य भाषा मैथिली है, लेकिन मैथिली के साथ साथ इसमें एक और भाषा है जो इसमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखाई मिलता है। वो कौन सी है? बंगला, मराठी, बिहारी, उड़िया। तो आपको ध्यान रखना इसमें एक और मिलता है साथियों बंगला भाषा, यानी इसमें बंगला भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है इसमें विद्यापति की पदावली में। साथियों देखिए, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति पदावली रचित ग्रंथ निम्नलिखित है। संस्कृत है, ये अवध है और ये मैथिली है। संस्कृत में इसके शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, पृथ्वी की कक्षा है और लिखनावली, ये है साथियों इनकी संस्कृत की। अवध की कीर्तिलता, कीर्तिपते का दान वाक्यावली और दुर्गा भक्त है। मैथिली की साथियों एक तो शेरी शब्दावली है, इसके बाद गौरक्ष विजय है, विभाग सार है और तरंगणी है। इसमें एक पदावली है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, ये संस्कृत की है, ये अवध की है और ये मैथिली भाषा की प्रमुख रचना है साथियों। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा, यह भी आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस से सिद्ध वाक कवि कहा है। और विद्यापति कृत कीर्तिलता में भृंग और भृंगी संवाद के रूप में हुई है। एक और ध्यान रखना है, विद्यापति साथियों एक ऐसे कवि है जिन पर विवाद है कि ये श्रृंगारी कवि है या भक्त कवि है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे प्रिय साथियों। उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो जाते जाते करिए। आदिकाल को चाणकाल इनमें से किस इतिहासकार ने कहा है?
शिवसेंगर, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा अथवा मोहन अवस्थी। अब देखिए यूपीएससी साथियों 2020 में आया है। तो चारणकाल शब्द है, वैसे चारणकाल शब्द का प्रयोग जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, लेकिन मेरे साथियों ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है, तो अपन को फिर राम कुमार वर्मा इसका चयन करना पड़ेगा, क्योंकि राम कुमार वर्मा संधि चारणकाल का चारणकाल जो शब्द है ये जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं। यदि यहाँ जॉर्ज ग्रियर्सन होता तो अपन जॉर्ज ग्रियर्सन का चयन करते और संधि चारणकाल में राम कुमार वर्मा का चयन करते, लेकिन यहाँ पर राम कुमार वर्मा नहीं है, जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है, तो अपन राम कुमार वर्मा का यहाँ पर चयन करेंगे, यानी सी अपना सही आंसर होगा। अब देखिए आदिकाल को चारणकाल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि चारणकाल कहा। क्या इसका सही नाम है संधि और चारणकाल, लेकिन ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है, तो अपन को राम कुमार वर्मा का ही चयन करना है। मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोग जो 1883 में प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ लिखा है। साथियों आपको ध्यान रखना है। अगला अपना प्रश्न आता है साथियों 8वां अमीर खुसरो हिंदी साहित्य किस काल के कवि है? आधुनिक रीति आदि अथवा भक्ति काल के कवि। ये याद यूपी पीएससी साथियों यूपी पीएससी 2020 के एग्जाम में आया है। तो आदिकाल अमीर खुसरो को आदिकाल का कवि माना जाता है। इसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि भी आदिकाल किसको अमीर खुसरो को कहा जाता है। इन्हें हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है, इन्हें तोता है हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 से लेकर 1325 का हुआ और इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन निज़ामुद्दीन औलिया है। अबुल हसन यमुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो ने दिल्ली सिंहासन पर 11 राजाओं का राज्यारोहण देखा, जिसमें साथियों लगभग इन्होंने 7 की सेवा की है। किन्हें? अमीर खुसरो ने। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? 100। इनमें से प्रमुख साथियों खालिक बारी है, पहलिया, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल है और नूह सी पर भी है साथियों। नूह सी पर भी साथियों अमीर खुसरो की रचना है। तो खालिक बारी, नूह सी पर, दो सुखने, पहलिया, मुकरिया और गज़ल ये अमीर खुसरो की प्रमुख रचना है साथियों। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? यानी कि विद्यापति को कृष्ण भक्त नहीं मानते, किसका कथन है साथियों? इसका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर की बात करते हैं डायरेक्ट। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कैसा कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि बी अपना सही आंसर होगा। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल ने आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, ये किसने कहा? तो ये भी ध्यान रखना साथियों, ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा? और विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दोनों कथनों को आपको ध्यान में रखना है। बच्चन ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। निराला ने पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। ये सब आपको रहना। श्रृंगार का सिद्ध वाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, पंचदेवोपासक महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कहा, मादक नागिन की लहर निराला ने कहा, जातीय कवि बच्चन सिंह ने कहा। साथियों आदिकाल के अंतर्गत सरप्पा लोहिपा आदि कवि किस साहित्य के अंतर्गत आते थे? आपको पता है सरप्पा, लोहिपा, डोडिम्पा, कणप्पा, शबरपा ये सब आते, ये किसके अंतर्गत? ये सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं मेरे साथियों, आपको ध्यान रखना है।
सिद्ध साहित्य यानी कि व्रज यानी सिद्धांत के द्वारा रचा गया साहित्य है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें सरप्पा है, शबरपा है, लुईपा, डोडिम्पा है, कोकिरपा आदि ये प्रमुख है। और सिद्धों के पीछे पा लगा रहता है। सरप्पा प्रथम सिद्ध थे। राहुल सांस्कृत ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और हिंदी का प्रथम कवि भी साथियों सरप्पा को ही माना जाता है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्याय गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वर तत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया। सिद्ध साहित्य में लुईपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। याद रखना, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है? तो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ स्थान है वह लुईपा का माना जाता है। साथियों, निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? राम काव्यधारा, भक्तिधारा, रासो काव्यधारा, ज्ञान आधारित कविता और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो यहाँ पर नहीं आती साथियों रासो काव्यधारा, क्योंकि रासो काव्यधारा को अपन कहाँ पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं साथियों हम आदिकाल में। कहाँ पढ़ते हैं? आदिकाल में। तो अपना आंसर क्या होगा? रासो काव्यधारा अपना सही आंसर होगा। रासो काव्यधारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता है। भक्ति काल की प्रमुख काव्यधारा निम्नांकित है। सिद्ध सामंत की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये शब्द किसके? सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। शब्द किसके? तो ये जो साथियों राहुल सांस्कृत्यायन का है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न पूछा गया और इसका आंसर होगा राहुल सांस्कृत्यायन अपना सही आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। उक्त कथन महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगारे में शान। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रसों को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दोहा, कोशम, चर्या, पद आदि 2 रूपों में प्राप्त होती है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता में के वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध किया गया। योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति गुरु द्वारा संभव आदि इसकी प्रमुख विशेषता है। मेरे साथियों आप यदि रोजाना इस क्लास को देखेंगे ना तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है नहीं लगभग साथियों मैं आपको इसमें इतना याद करा दूंगा कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। भाषा में अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग है तथा डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग भी किया जाता था। मोह माया का खंडन और त्याग आवश्यक बताया गया है। साथियों अब प्रश्न नंबर 3, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्ध नाथों और योगियों की रचना के विषय में ये कथन किसका है? यानी कि वह कौन सा साहित्यकार है जो आदिकाल की जो धार्मिक साहित्य है उसको ये साहित्यिक श्रेणी में नहीं रखते, उन्हें वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र मानते हैं। तो ये कथन ध्यान रखना, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यानी कि अपना जो आंसर आएगा सी अपना मेरे प्यारे साथियों सही आंसर होगा। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं आ सकती है। सिद्धों नाथों योगियों की रचना के विषय में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सिद्धों नाथों और योगियों की रचना तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, वित्री चक्रों, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियाँ और दशाओं से इसका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको ऐसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष्य, आयुर्वेद आदि ग्रंथ है। ये कथन है साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कथन किसका है। तो ये साथियों ये अपना कथन निकल कर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। साथियों आगे हम बात करते हैं। अगला अपना प्रश्न आता है साथियों, राहुल बेल के विषय में कौन सा सत्य कथन नहीं है। यानी
राहुल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है साथियों, इसका अपन को सही आंसर देना है। अब देखिए सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है, ये तो बिल्कुल सही है, राहुल बेल का रचयिता रोड़ा कवि है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों, ये मूलतः एक शिलांकित करती है, बिल्कुल ये भी सही है साथियों। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें राहुल नामक नायिका सूर्यवणी, ये राहुल है ना साथियों, ये नायिका है, ये याद रखना। राहुल इसकी कौन है, नायिका है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है मेरे साथियों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ अपना क्या डी अपना सही आंसर होगा। अब दिए गए तथ्यों में राहुल वेल के विषय में इसमें राहुल नामक नायिका सूर्यवर्णन है, तथ्य सही नहीं है। राहुल वेली ये 10वीं सदी में के कवि रोड़ा की रचना मानी जाती है, जिसका सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयाणी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया था। इसकी नायिका साथियों कौन है, इसकी नायिका राहुल है, याद रखना, राहुल इसकी नायिका है, नायक नहीं है साथियों। यह एक शिलांकित कृति है। जिन शिलाओं पर यह लिखी गई थी वह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र धार जिले से प्राप्त हुई है और वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। यह हिंदी का प्रथम चंपू काव्य यानी गद्य पद मिश्रित जो रचना होती है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। इसकी नायिका राहुल है, जिनके नखशिख सौंदर्य का वर्णन मिलता है और इसमें 7 नायिकाओं को नखशिख सौंदर्य वर्णन मिलता है साथियों। इसमें साथ ही साथ नायिका का नखशिख सौंदर्य वर्णन भी मिलता है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों का वर्णन भी इसमें मिलता है साथियों। 7 नायिकाओं का नखशिख नहीं साथियों, इसमें साथ ही साथ नायिकाओं का नखशिख सौंदर्य वर्णन भी मिलता है साथियों। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, श्रावकाचार्य देवसेन, बिल्कुल सही है। नेमिनाथ रास, हाँ, सुमति गणी बिल्कुल सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास बिल्कुल शालिबद्ध सूर्य की रचना है। रेवंत गिरी रास साथियों जीन दत्त सूर्य की रचना है, रेवंत गिरी रास सुमति गणी की रचना है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूर्य की है साथियों, ये जीन दत्त सूर्य की रचना नहीं, यानी अपना आंसर क्या होगा डी। देखो आरपीएससी असिस्टेंट 2020 में प्रश्न आया हुआ है, तो पहला भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, अपना गलत कौन सा है, डी अपना सही है, यहाँ आगा विजय सेन सूरी साथियों। दिए गए विकल्पों में रेवंत गिरिराज जिनधर्म सूरी की नहीं है। रेवंत गिरिराज 1231 विजय सेन सूरी का काव्य ग्रंथ किसका है, ये विजय सेन सूरी का है, आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखिए उन रचनाओं का नाम दे रखा है कि कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है साथियों। देखिए श्रावकाचार्य देवसेन की बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करते हैं नेमिनाथ रास सुमति गणी की, बिल्कुल सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिबद्ध सूर्य की है, बिल्कुल सही है। और रेवंत गिरी रास साथियों किसकी है, विजय सेन सूर्य की रचना है। आपको ध्यान रखना है कि रेवंत गिरी रास किसकी रचना है, विजय सेन सूर्य की है। भरत बाहुबली रास शालिबद्ध सूर्य की है। नेमित रास सुमति गणी की है और श्रावकाचार्य साथियों देवसेन की है साथियों। सरप्पा से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। सरप्पा जो सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, सहज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं, पहला सिद्ध माने जाते हैं, पंचमकार के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनके संबंध में साथियों कौन सा कथन सही नहीं है। वे सिद्ध साहित्य का आरंभ करता है, बिल्कुल सही है। दोहा को शिष्ट की प्रसिद्ध रचना, बिल्कुल सही है। इनकी भाषा सर्वदा सीधी सरल मानी जाती है साथियों, ये नहीं है। इन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है, ये बिल्कुल सही है साथियों। इन्होंने अंतः साधना पर बल देते हुए क्या किया साथियों, इन्होंने अंतः साधना पर बल देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। तो अपना यहाँ पर कौन सा होगा, सी अपना सही आंसर होगा। डी भी अपना सही है, ए भी अपना सही है, बी भी अपना सही है और डी भी अपना सही है। तो अपना गलत क्या होगा, सी अपना गलत आंसर होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। देखिए दिए गए तथ्यों में से ये तथ्य इनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ये सही नहीं है।
सरपा सिद्ध साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। राहुल सांस्कृत्य ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, बिल्कुल सही है। इनका समय 8वीं शताब्दी, बिल्कुल सही है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था साथियों, बिल्कुल सही है। ये पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे और दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये सभी मेरे साथियों आपको ध्यान में रखना है साथियों। दोहा कोश को पढ़ने से कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि इनकी कविताओं में सपाट बयानी, लेकिन इनका अर्थ सरल नहीं है। साधारण प्रतीत होने वाले दोहों के भीतर शास्त्रीय अर्थ छिपा हुआ है साथियों। प्रश्न नंबर अपना आता है 17 और क्या पूछता है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 17 की अपन बात कर रहे हैं। बीसल देव रासों के संपादक कर्ता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। बी में अपना आता है तो साथियों बी की अपन बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा है, या दशरथ शर्मा अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। माता प्रसाद गुप्त अथवा अगरचंद नाहटा है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा अगरचंद नाहटा साथियों। यहाँ पर बताइए, अपना सही आंसर बताइएगा कि बीसल देव रासों के संपादक कर्ता कौन है। तो साथियों यदि हम बात करते हैं ना बीसल देव रासों के संपादक कर्ता कौन है, तो यहाँ अपना आंसर होगा माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा। बीसल देव रासों के क्या है? बीसल देव रासों के संपादक, यानी कि अपना आंसर कौन सा होगा? सी अपना सही आंसर होगा साथियों। बीसल देव रासों के संपादक कर्ता माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा है। बीसल देव रासो 14वीं शताब्दी विक्रम के रचना का नरपति नाल है, बिल्कुल सही है। ये प्रसिद्ध रचना 4 खंडों में, अभी अपन देखा 4 खंडों में साथियों रचना, इससे पहले प्रश्न आया था। प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती एवं सांबर नरेश बिसलदेव यानी विग्रहराज का क्या विवाह वर्णन है। अब राजमती कौन थी ये भी आपको ध्यान रखना, ये मालवा के नरेश भोज परमार की कन्या थी। और बिसलदेव कौन थे? ये सांबर नरेश थे। इनका पहला खंड में तो विवाह है, दूसरा में वियोग है, तीसरा में द्वितीय खंड में राजमती से रूट कर बिसलदेव कहाँ चला जाता है? उड़ीसा चला जाता है। तृतीय खंड में राजमती का वीर्य वर्णन है और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना तथा बिसलदेव द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस लाने का वर्णन है साथियों। बिसलदेव रासो हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त तथा अगरचंद नाहटा 1953 में संपादित पुस्तक के साथियों, ये आपको ध्यान में रखना। इसका संपादन किसके द्वारा किया गया है? हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा द्वारा इसे संपादित किया गया है साथियों। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिली कोकिल कहे जाते हैं? पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपतक अथवा लेखनावली आरपीएससी असिस्टेंट में आया है और यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में आया है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो अपना आंसर क्या होगा? ए अपना सही आंसर होगा मेरे साथियों, आपको ध्यान रखना है। यानी पदावली के आधार पर ही विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिली कोकिल कहलाते हैं। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं लेखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पतलक वर्णकृत्य, दुर्गा भक्त तरंगणी, गंगा वाक्यावली। अवड़ भाषा की रचना में कीर्तिलता और कीर्तिपतक है। कभी कभी इन्हें अपभ्रंश भी आ सकता है अवड़ की जगह, तो आपको ब्रह्म नहीं पढ़ना है। मैथिली की रचना में पदावली है, गोरक्षा विजय है, दुर्गा भक्ति तरंगणी है, विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर की अधूरी रचना है साथी। जिसे विद्यापति ने क्या किया? पूर्ण किया। अब ध्यान रखना, विद्यापति के पिता ठाकुर गणपति की अधूरी रचना है दुर्गा भक्ति तरंगणी, जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया है। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्रंग और भृंगी संवाद माना है। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है, जो एक गीति काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा, यह भी आपको ध्यान में रखना है।
और इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। किस पर? पदावली के आधार पर। विद्यापति की उपाधियों में देखकर अभिनय जयदेवी को कहा जाता है, राजा शिव सिंह ने कहा। कवि शेखर भी कहा जाता है, खेलन कवि भी कहा जाता है, वे संधि के कवि भी कहा जाता है, कवि कंठार भी कहा जाता है और दशावधान भी साथियों इनको कहा जाता है। ये सभी विद्यापति के नाम हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। ये कथन किसका है साथियों? प्रश्न नंबर 19 की अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर मैं डायरेक्ट बताता हूँ। ये जो कथन कहा है कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा, ये कथन कहा राहुल सांस्कृत्यायन ने। किसने कहा? आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों, ये जो कथन है ये राहुल सांस्कृत्यायन का कथन है और इस कथन को आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। ये जो कथन है ये राहुल सांस्कृत्यायन का कथन है। किसका है? आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों, ये राहुल सांस्कृत्यायन का कथन है। ठीक साथियों, आगे हम बात करते हैं। देखिए, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना यानी कि भूलना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यह कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम स्रष्टा थे। ये कथन राहुल सांस्कृत्यायन का है। राहुल आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश का, यह भी आपको ध्यान रखना है। राहुल सांस्कृत्यायन ने, आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा? प्राकृताभास हिंदी, प्राकृताभास हिंदी और अपभ्रंश का है। राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरप्पा को माना है। आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुवलयमाला कथा किसकी है साथी? सोमप्रभ सूरी, उदयसन सूरी, धर्म सूरी अथवा मुनि जिन विजय की? तो आपको ध्यान रखना साथियों, कुवलयमाला के जो लेखक है उसके लेखक अपने आएंगे, क्या आएंगे? उदयसन सूरी, यानी कि बी अपना सही आंसर होगा। कौन सा होगा? बी अपना सही आंसर होगा। यह रचना किसकी है? कुवलयमाला उदयसन सूरी की रचना है। अब देखिए, कुवलयमाला कथा के लेखक उदयसन सूरी है। धर्मसूरी ने जम्बू स्वामी रास की रचना की तथा सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की। मुनि जिन विजय ने शालिवद सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है और कुवलयमाला की रचना उदयसन सूरी ने जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो कि प्राकृत ग्रंथ है। यह भी आपको याद रखना है। कुवलयमाला किसकी रचना है? उदयसन सूरी की रचना है। जालोर में रहकर कब की थी? 778 ईस्वी में की और इसकी ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। धर्मसूरी ने कौन लिखा? जम्बू स्वामी लिखा है। यह भी याद। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। शालिवद सूरी मुनि जिन विजय ने शालिवद सूरी रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना माना है। साथ रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध से, ब्रजयानी सिद्ध से, नाथ से अथवा जैन से साथियों? तो यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो यहाँ ब्रजयानी सिद्ध से होगा। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध है ब्रजयानी सिद्ध से साथियों। अब देखिए, रत्नाकर जोपम कथा का संबंध ब्रजयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बंट गया था, एक था हीनयान शाखा और एक महायान शाखा। हीनयान शाखा को ब्रजयान शाखा के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना, जो हीनयान शाखा है इसको ही ब्रजयान शाखा के नाम से जाना जाता है। जो हीनयान शाखा है इसको ब्रजयान शाखा के नाम से जाना जाता है साथियों। यह भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है? निम्नलिखित में कौन सा सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतिलिपा, मणि, भद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। तो यहाँ पर आंसर है 22 में बात करते हैं। यहाँ होगा साथियों पुतिलिपा। प्रश्न को पुनः समझिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? ये योगी पुतलीपा, बाकी मणि भद्रपा, कनक लापा और लक्ष्मी करा ये योगिनियां हैं, और पुतलीपा क्या है साथियों? योगी है। निम्नलिखित में थे पुतलीपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78 में वे सिद्ध थे जो योगी थे। शेष विकल्पों में प्रयुक्त मणि भद्रपा, कनक लापा एवं लक्ष्मीकरा सिद्ध योगिनियों के नाम है। सिद्ध साहित्य के समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। किससे? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मेरे साथियों आपको ध्यान रखना है, हिंदवी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो अबू सईद ने किया, यानी कि सी अपना सही आंसर होगा। हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अबू सईद ने किया, यानी सी अपना सही आंसर है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो की पहले तथा मुकरियों में भी माना जाता है। साथियों, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में थे। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन सिंह का अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, ये कथन किसका है साथियों? ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आपको ध्यान रखना है, ये विद्यापति के विषय में कहा है कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है, ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आपको ध्यान में रखना है। उक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक से उद्धृत है। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? हेमचंद्र से, जोइंदा से, धनपाल से अथवा सोमनाथ से। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य का जो आरंभ माना जाता है साथियों, वह जोइंदा से माना जाता है। जोइंदा की रचना है योगसार और परमात्मा प्रकाश। साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपना आंसर क्या होगा? डी अपना यहाँ पर सही आंसर होगा। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ जोइंदा ने किया। परमात्मा प्रकाश एवं योगसार इनकी प्रमुख रचना है। दोनों रचना 6वीं शताब्दी के धर्म दर्शन एवं इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई है। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ है शब्द अनुशासन, जो एक व्याकरण ग्रंथ है। शब्द अनुशासन क्या? एक व्याकरण ग्रंथ है। इसलिए साथियों हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। जिस प्रकार पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, वह अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है, वो संस्कृत का है, और ये शब्द अनुशासन है, ये प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है। साथियों, निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज योग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया? सिद्ध, जैन, नाथ अथवा लौकिक साहित्य। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा सिद्ध साहित्य में सहज मार्ग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने पर बल दिया गया है कि सहज मार्ग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। सहज मार्ग, सहज भोग जो शब्द आता है, ये सिद्ध साहित्य के लिए आता है। आपको साथियों ध्यान में रखना है। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचमकार, मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्ट प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिषर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर में मिलती है। और ज्योतिष ठाकुर वर्ण रत्नाकर का साथियों जो संपादन किया वो क्या? सुनीति नाथ चटर्जी ने इसका संपादन किया। किसका? वर्ण रत्नाकर का, और इसको लिखा ज्योतिष ठाकुर ने। साथियों, सिद्ध साहित्य की विशेषता की बात करते हैं तो जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास है। गुरु महिमा का प्रतिपादन किया गया है। बाएं आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना की गई है। रहस्यात्मक अनुभूति है और जनभाषा का प्रयोग। साथियों, इनकी प्रमुख रचना विशेषता है। निम्नलिखित में से चंदनवाला रास के रचयिता कौन है? जिनधर्म सूरी, सुमतिगण, मुनि जीन विजय अथवा आसगु। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2013 में आया। यूपीएससी जीआईसी 2017 में आया। यूजीसी नेट 2020 में, जून 2021 में भी आया। तो यहाँ आसगु अपना सही आंसर होगा। चंदनवाला रास किसकी रचना है?
चंदनबाला रास आसुकी की रचना जिसमें जालोर नगर की राजकुमारी चंदनबाला का सतीत्व वर्णन है। चंदनबाला रास के रचयिता आसुकी है। इसके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ में जीवदया रास भी है और रचना का नेमिनाथ रास सुमति गणी की है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूर्य की है। श्रावकाचार देवसेन सूर्य की है और स्थूलीभद्र रास साथियों जीन धर्म सूर्य की रचना है। चंद्रप्रदाय ने प्रतिरासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? आरिल, पद्धति, कवित अथवा सवैया। अब देखें यहाँ पर साथियों इन ऑप्शन के आधार पर हमको सही आंसर देना है। तो चारों ऑप्शन के आधार पर यदि आंसर की बात करते हैं तो अपना आंसर यहाँ पर कविता आएगा। वैसे यहाँ पर मुख्य छंद है वो छप्पे छंद, लेकिन इसमें ऑप्शन में छप्पे है ही नहीं। छप्पे के अलावा यहाँ और भी छंद है, और छंदों में छप्पे के बाद जो स्थान आता है वो कवित का आता है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या देखना, सी अपना सही आंसर। यदि यह कवित नहीं होता, यदि यह कवित भी छप्पैया भी होता साथियों तो पहले अपन छप्पैया का प्रयोग करते और चुनते। यदि छप्पैया होता तो पहला छप्पैया, दूसरे नंबर पर कवित। यह छप्पैया है ही नहीं तो यहाँ पर अपने कवित का प्रयोग करेंगे साथियों। चंद्रप्रदाय ने प्रतिरासों में मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया। प्रतिरासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है, इसीलिए इसे छंदों का अजायबघर कहा जाता है, जिसमें दोहा है, कवित है, छप्पे है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा आदि है। चंद्रप्रदाय को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रप्रदाय को हिंदी का प्रथम कवि तथा प्रतिरासों को प्रथम महाकाव्य माना, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो साथियों किस में लिखा है? वो आगा पदावली साथियों, पदावली को मैथिली भाषा में लिखा है साथियों। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की, जिस पर साथियों बंगला भाषा का प्रभाव भी देखने को मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरुहु के राजा शिव सिंह और किरत सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे, अवट में भी लिखे और मैथिली भाषा में भी लिखा है। कीर्तिलता कीर्तिपता का अवट की है तथा गंगा वाक्यावली पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचना है साथियों। पय्युम चरिम किसका वर्णन है? शिव का है, सीता का, भरत का अथवा साथियों राम का है। तो पय्युम चरिम में साथियों राम और सीता का वर्णन है। ये राम काव्य, राम कथा पर आधारित ग्रंथ है साथियों। पय्युम चरिम में राम कथा का वर्णन है। पय्युम चरिम स्वयंभू की रचना है। इसमें पद्म चरित्र और जैन रामायण कहा जाता है, जिसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड है: विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इनमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। तो ये आज के साथियों अपने प्रश्न थे, 30 प्रश्न। कैसी लगी आज की क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताकर जाइएगा। और मेरे साथियों क्लास को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथियों, ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है साथियों। ठीक है साथियों, बात करते हैं अब, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम, जय हिंद साथियों।